नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि पत्रकारों को प्रमाण पत्र और आई कार्ड भी जारी किए जाएंगे ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षा और सुविधा देना है, जिससे वे बिना चिंता के अपना काम कर सकें और सरकार भी उन्हें योजनाओं से आसानी से जोड़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले हर विधानसभा में उनके 10 स्मारकों के कायाकल्प का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना पर करीब 403 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इसे सामाजिक सम्मान और विकास से जोड़कर देख रही है और माना जा रहा है कि यह कदम 2027 चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपीपीटी पास उम्मीदवारों के लिए एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी और इसकी नियुक्ति प्रयागराज स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और यह उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अब ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और वहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि रजिस्ट्री को सभी कृषि योजनाओं से जोड़कर किसानों को प्राथमिकता से लाभ दिया जा सके। रामपुर जिले ने ई ऑफिस व्यवस्था में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर एक मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में 73,000 से अधिक फाइलों का डिजिटल संचालन किया गया, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आई है। लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती और लगातार निगरानी इस सफलता का मुख्य कारण रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी जिलों में पिंक पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा और अपराध पर लगाम लगेगी। लखनऊ में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कई बाजारों और सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी। हालांकि व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। इससे बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। कानपुर में एक बड़ा साइबर फ्रॉड गिरोह पकड़ा गया है। यह गिरोह फर्जी कॉल के जरिए लोगों से बैंक डिटेल लेकर लाखों रुपए ठग रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। वाराणसी में धार्मिक स्थल के पास विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर हालात को काबू में किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मेरठ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सैकड़ों युवाओं से लाखों रुपये ठगे थे। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने पेपर लीक के आरोप को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए मेडिकल उपकरण खरीदे जाएंगे। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा में ताजमहल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
अयोध्या में रामनवमी के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नई योजना लागू की है। सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। पर गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी गई है। नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। झांसी में सूखे की समस्या को देखते हुए किसानों के लिए राहत पैकेज की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही सहायता राशि जारी कर सकती है। इससे प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। घटना के बाद कैंपस में तनाव फैल गया। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सहारनपुर में लकड़ी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लकड़ी जब्त की। इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। नोएडा में आईटी कंपनियों में नई भर्तियों की घोषणा हुई है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कई बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस का विस्तार कर रही हैं। कानपुर में गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण पर रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कई फैक्ट्रियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। देरी होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मेरठ में खेल प्रतियोगिता में धांधली के आरोप लगे हैं। खिलाड़ियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। खेल विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में कोर्ट के एक बड़े फैसले से वर्षों पुराना जमीन विवाद खत्म हो गया। फैसले के बाद दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नई डिजिटल योजना लागू की गई है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। आगरा में होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कई इमारतों को गिराया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है, जिसमें आगरा मेट्रो परियोजना का हाई स्पीड ट्रायल जल्द शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है, जबकि उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 26,1 एकड़ में मेट्रो यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है, जो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार जल्द ही 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और आने वाले समय में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस शुरू किए जाएंगे, जहां विशेषज्ञों की टीम लोगों की मदद करेगी। इससे दस्तावेज जांच और पूरी प्रक्रिया सरल होगी तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एसईआर प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध कर दिया है।
अब सभी कर्मचारी अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मानव संपदा पोर्टल पर भरेंगे और हर स्तर पर तय समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। इससे कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में रोडवेज यात्रियों के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है, जहां टोल टैक्स बढ़ने के कारण बस किराया महंगा हो सकता है। वहीं सरकार पीपीपी मॉडल के तहत 39 बस स्टेशनों को हाईटेक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों के अनुसार रिजल्ट 25 से 29 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और बोर्ड अब तेजी से परिणाम जारी करने की तैयारी में है। प्रदेश में अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद शुक्रवार को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य त्रुटि रहित और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है। सुल्तानपुर में 10 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इस मेले में निजी कंपनियां भाग लेंगी और आईटीआई पास युवाओं को सीधा इंटरव्यू का मौका मिलेगा। यह युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आवेदन और चयन प्रक्रिया पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवारों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां सरकार ने 25 लाख टैबलेट वितरण योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया और इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। शामली के कैराना में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश को 2025 बैच के 21 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिन्हें विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में पॉलिटेक्निक एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा मई में आयोजित होगी और शुल्क वर्ग के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह तकनीकी शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 1671 ड्राइवर बिना काम के वेतन ले रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा और जांच की मांग की है, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम आधारित सामग्री की कमी के कारण मार्कशीट निर्माण प्रभावित हो सकता है। इससे भविष्य में छात्रों को परेशानी हो सकती है। प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से लाखों शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा और इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें मंत्री संजय निषाद ने कहा कि चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई नेताओं की रणनीति प्रभावित हुई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रवाह पत्रिका के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने की पहल की है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सतत विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा की। बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब उपभोक्ता अपनी इच्छा से मीटर लगवा सकेंगे और यह फैसला केंद्र के निर्देश पर लागू किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी जिला अस्पतालों को हाईटेक बनाने की योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत आधुनिक मशीनें, डॉक्टरों की संख्या
और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में रात की गश्त बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। पुलिस को तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर देने को कहा गया है। सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अपराध दर में कमी आएगी। आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। शहर के मुख्य चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। इससे सिग्नल अपने आप ट्रैफिक के हिसाब से काम करेंगे। जाम की समस्या को कम करने के लिए नई पार्किंग व्यवस्था भी बनाई जाएगी। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस योजना से शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। रोजाना सफर करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। नोएडा में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। इसमें टैक्स में छूट और आसान लाइसेंस प्रक्रिया शामिल है। नई कंपनियों को जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद दी जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को अपने शहर में ही नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य नोएडा को बड़ा टेक हब बनाना है। कई बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। आने वाले समय में यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकता है। यह कदम आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयागराज में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। छात्रों को ऑनलाइन कंटेंट और ई लर्निंग की सुविधा दी जाएगी। शिक्षकों को भी नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पढ़ाई का स्तर सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों का भविष्य मजबूत होगा। ग्रामीण स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहां भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी। गोरखपुर में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना शुरू की गई है। सरकार ने नहरों और ट्यूबवेल की व्यवस्था को सुधारने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को समय पर पानी मिल सकेगा। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। इस योजना से लागत कम और उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है। यह योजना किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है। कृषि क्षेत्र में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। मेरठ में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक खेल उपकरण और ट्रेनिंग सेंटर होंगे। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। इसके लिए कोचिंग और ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इससे खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह योजना खेल विकास के लिए अहम मानी जा रही है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की गई है। ऐतिहासिक स्थलों के आसपास सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पर्यटकों के लिए गाइड और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। होटल और परिवहन सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पर्यटन से आय बढ़ाना है। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शहर की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह योजना पर्यटन उद्योग के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आगरा को और विकसित पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी है। गोरखपुर में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना शुरू की गई है।
सरकार ने नहरों और ट्यूबवेल की व्यवस्था को सुधारने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को समय पर पानी मिल सकेगा। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। इस योजना से लागत कम और उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है। यह योजना किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है। कृषि क्षेत्र में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।